Hello student, good afternoon. Myself Vijay Kumar Yadu from Department of Mechanical Engineering. आज के इस लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ व्हीकल लेआउट और चेसिस लेआउट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग वन बाय वन देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डायग्राम देख रहे हैं जहाँ पे इंजन का अरेंजमेंट कहाँ पे है। तो इसमें क्या होगा, फ्रंट पोर्शन में इंजन का अरेंजमेंट होता है और जो ड्राइव होता है वो रियर व्हील में दिया जाता है। तो इसमें जो प्रोसेस कैसे होता है, इंजन से क्या होगा, पावर सप्लाई होगा, ट्रांसमिशन, देन ट्रांसमिशन के थ्रू होते हुए आपका रियर व्हील तक जाएगा। फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव के क्या उसमें होता है, प्रिंसिपल है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लेआउट है और इंजन लोकेटेड एट फ्रंट एंड ड्राइविंग पावर इज गिवन टू रियर व्हील। ड्राइविंग पावर फ्लोज फ्रॉम इंजन टू रियर व्हील थ्रू वेरियस मैकेनिकल लिंकेज। तो जो पावर का सप्लाई होता है आपका इंजन से रियर व्हील, वो डिफरेंट मैकेनिकल लिंकेज के थ्रू क्या किया जाता है, सप्लाई किया जाता है फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो डिफरेंट लिंक के थ्रू क्या किया जाता है, सप्लाई किया, जैसे प्रोपेलर शाफ्ट है या और डिफरेंट जो क्या होता है अरेंजमेंट्स किया जाता है। इसमें ट्रांसमिशन है, इंजन के बाद ट्रांसमिशन होगा, फिर प्रोपेलर के शाफ्ट के थ्रू। तो इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखते हैं आपके। तो फ्रंट व्हील रियर व्हील ड्राइव के क्या आपके एडवांटेजेस है, बेटर हैंडलिंग, क्या कर सकते हैं उसको, बेटर हैंडलिंग किया जा सकता है। कैसे होगा, एक्सेलरेटिंग फोर्स इज अप्लाइड टू द रियर व्हील्स। एक्सेलरेटिंग जो फोर्स होगा किसमें सप्लाई होगा, आपका रियर व्हील्स में सप्लाई होगा, ऑन विच द डाउन फोर्स इंक्रीजेस ड्यू टू लोड ट्रांसफर इन एक्सेलरेशन, मेकिंग द रियर टायर बेटर एबल टू टेक साइमल्टेनियसली एक्सेलरेशन एंड कर्विंग देन द फ्रंट टायर्स। तो जो एक्सेलरेशन फोर्स जो जनरेट होगा, ठीक है, रियर व्हील में, तो क्या होगा, डाउन फोर्स इंक्रीजेस ड्यू टू लोड ट्रांसफर इन एक्सेलरेशन, और बेटर क्या होगा, जो रियर टायर्स हैं साइमल्टेनियस एक्सेलरेंट कर्विंग देन द फ्रंट टायर्स। तो ये इसका बेटर हैंडलिंग है। और क्या हो सकता है, इवन वेट डिस्ट्रीब्यूशन। तो द डिवीजन ऑफ weight between the front and rear wheel has a significant impact on car's handling, and it is much easier to get a 50-50 weight distribution in rear wheel drive car, 50/50। ठीक है, steering radius, as no complicated drive shaft joints are required at the front wheels, it is possible to turn them further than would be possible using front wheel drive, resulting in small steering radius। तो मेन क्या होता है इसमें, जो स्टीयरिंग रेडियस है ये क्या होता है, कम होता है, ठीक है, लेस होता है कंपेयर टू फ्रंट व्हील ड्राइव। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो एक्सल पे लोड कितना होगा, क्योंकि इंजन हमारा क्या है, इंजन का वेट कहां पे आएगा, फ्रंट में। ठीक है, द ड्राइविंग फोर्स इज गिवन एट रियर एक्सल। ड्राइविंग फोर्स कहां पे हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, रियर एक्सल पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, हमको कोई भी जो कॉम्प्लेक्स डिजाइन है या कोई भी अरेंजमेंट हमको फ्रंट व्हील में देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये अरेंजमेंट है, लेस लोड एट द फ्रंट एक्सल। तो ये फ्रंट एक्सल है आपका, ठीक है, प्रेशर कैप लगा है, फैन है यहाँ पे देख सकते हैं, थ्रू रेडिएटर, थ्रू कूल वाटर, और एयर फ्लो हो रहा है आपका, ड्रेन कॉक है और ओवरफ्लो पाइप इसके थ्रू कनेक्टेड है। और यहाँ पे क्या, ये सिलेंडर्स है हमारा इंजन का। ठीक है, तो इफेक्टिव कूलिंग ऑफ द इंजन ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ कूलिंग सिस्टम टू फ्लोइंग एयर। तो कोई खास अरेंजमेंट हमको नहीं देना पड़ता है फ्रंट में, जब वो क्या होता है, रियर व्हील ड्राइव होता है।
तब उससे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे एक अरेंजमेंट देख रहे हैं, ठीक है, जो क्या है प्रेशर कैप लगा हुआ है और ये क्या है सिलेंडर्स है, और हमारा जो इंजन पे कैसे वर्क करेगा। डिसएडवांटेजेस देखते हैं। इंक्रीज्ड इंटीरियर स्पेस। अब क्या हो जाएगा आपका जो इंटीरियर स्पेस है वो लेस हो जाता है, डिक्रीज्ड होता है। दिस isn't an issue in a vehicle with a ladder frame like a pickup truck, where the space used by the drive line is unusable for passengers or cargo. But in passenger car, rear wheel drive means less front leg room. The transmission tunnel takes up a lot of space. तो rear wheel drive रहेगा तो हमारे के इंजन फ्रंट में जब रहेगा तो क्या होगा, जो पैसेंजर्स कार में है हमको स्पेस कम मिलेगा, ठीक है। लेस फ्रंट लेग रूम, तो फ्रंट लेग के लिए जो रूम रहेगा वो क्या लेस हो जाएगा। बिटवीन द ड्राइवर एंड फ्रंट पैसेंजर्स, लेस लेग रूम फॉर सेंटर रियर पैसेंजर्स ड्यू टू द टनल नीडेड फॉर द ड्राइव शाफ्ट। अब ड्राइव वहां पे अरेंज करना है, शाफ्ट लगाना है, इस कारण क्या हो जाएगा आपका एक टनल जरूरत पड़ेगा, जिस कारण क्या है जो सेंटर रियर पैसेंजर्स है उसको भी क्या होगा लेस लेग रूम मिलेगा, एंड सम टाइम लेस ट्रंक स्पेस सिंस देयर इज नो ऑल्सो हार्डवेयर दैट मस्ट बी प्लेस्ड अंडरनीथ द ट्रंक। ये क्या है लेस इनर स्पेस, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। इंजन आपके सामने हुआ है और ये जो रियर व्हील को ड्राइव दिया गया है और यहाँ पे जो अरेंजमेंट है, इस नाम से क्या हो जाएगा जो स्पेस होता है वो क्या हो जाएगा हमको कम स्पेस मिलता है, लेस इनर स्पेस। दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ दिस अरेंजमेंट। ओके, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं आपका इंक्रीज्ड वेट। द ड्राइव शाफ्ट विच कनेक्ट द इंजन एट द फ्रंट टू द ड्राइव एक्सल इन द बैक। आप क्या होगा एक ड्राइव शाफ्ट वहां पे हमको कनेक्ट करना पड़ेगा, विच कनेक्ट द, जो क्या कनेक्ट होगा इंजन से आपका जो बैक एक्सल है, रियर एक्सल क्या होगा ड्राइव एक्सल, उसको कनेक्ट होगा, जिससे क्या हो जाएगा एक्स्ट्रा वेट आएगा, एड्स वेट। सो देयर इज अ एक्स्ट्रा सीट मेटल टू फॉर्म द ट्रांसमिशन अरेंजमेंट। उससे क्या हो जाएगा हमारा एक और इफेक्ट आएगा, हायर परचेसिंग प्राइस ड्यू टू द एडेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स। रियर व्हील ड्राइव इज टिपिकली स्लाइटली मोर एक्सपेंसिव टू परचेज देन अ फ्रंट व्हील ड्राइव व्हीकल। इससे क्या हो जाएगा जो रियर व्हील ड्राइव है वो क्या होगा फ्रंट व्हील ड्राइव से कंपेरेटिवली कॉस्टली रहता है। अब हम लोग बात करते हैं फ्रंट इंजन एंड फ्रंट व्हील ड्राइव। इसमें क्या रहेगा हमारा इंजन फ्रंट में रहेगा और व्हील भी फ्रंट में रहेगा। जैसा कि यहाँ पे हम लोग एक अरेंजमेंट देख रहे हैं, ये इंजन है जो फ्रंट एक्सल या जिसको फ्रंट एक्सल या फिर क्या बोल सकते हैं फ्रंट व्हील ड्राइव, जिसको हम लोग जो ड्राइव व्हील है उसको हम लोग क्या बोलते हैं फाइनल ड्राइव ही बोलते हैं। तो फाइनल ड्राइव में कनेक्ट रहेगा, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है और क्या उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है वो देखते हैं। फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव, ये फ्रंट व्यू है उसका व्हीकल का, हम लोग देखते हैं। इन दिस टाइप द इंजन इज माउंटेड ऑन द फ्रंट साइड ऑफ द व्हीकल एंड द ड्राइविंग पावर इज गिवन टू द फ्रंट व्हील ड्राइव ओनली। तो इससे क्या होता है इस टाइप जो अरेंजमेंट होता है इसमें जो इंजन होता है फ्रंट में अरेंज रहता है और जो ड्राइव रहता है एक्सल ड्राइव फाइनल ड्राइव वो हमारा फ्रंट व्हील जो ड्राइव रहता है वही रहता है। द पावर फ्लो फ्रॉम इंजन टू फ्रंट एक्सल, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट हैव एडिशनल सब टाइप दैट इज फ्रंट माउंटेड क्रॉस इंजन। ठीक है, फ्रंट माउंटेड क्रॉस इंजन। यहाँ पे एक डायग्राम हम लोग देख सकते हैं जहाँ पे ये अरेंज है, फ्रंट से देख रहे हैं और ये आपका अरेंजमेंट है, व्हील्स है, इस एक्सल कनेक्ट है। उसी का हम लोग साइड व्यू से देखते हैं कि कैसा अरेंजमेंट होता है। इसके एडवांटेजेस क्या है, इंटीरियर स्पेस, इसमें क्या हो जाएगा हमको इंटीरियर स्पेस सफिशियंट मिलेगा। ठीक है, रियर व्हील ड्राइव से ज्यादा स्पेस मिलेगा फ्रंट व्हील ड्राइव में। सिंस द पावर ट्रेन इज अ सिंगल यूनिट contained in the engine compartment of the vehicle, there is no need to devote interior space of drive shaft tunnel or rear differential
इंक्रीजिंग द वॉल्यूम अवेलेबल फॉर पैसेंजर्स एंड कार्गो। तो यहाँ पे कोई ड्राइव साइड हमको लगाना नहीं पड़ रहा है रियर व्हील ड्राइव को चलाने के लिए। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमको सफिशिएंट स्पेस प्रोवाइड होगा या सफिशिएंट स्पेस मिलेगा। जैसा कि हमने डायग्राम में देख रहे हैं, आपको जो ड्राइव शाफ्ट और इंजन दोनों सामने ही कनेक्ट हो जा रहे हैं और जो भी अरेंजमेंट है सब फ्रंट में हो जा रहा है। जो इनर स्पेस एरिया है वो हमको सफिशिएंट मिल रहा है और लॉट ऑफ वॉल्यूम में मिल रहा है। इसके इफेक्ट क्या होगा, उससे क्या होगा, बेटर हैंडलिंग ऑन स्लिपरी सरफेस। तो जब हम लोग फ्रंट इंजन को फ्रंट में और हमारा जो ड्राइव रहेगा, फाइनल ड्राइव वो भी फ्रंट में रहेगा, उससे क्या होगा, आम जो स्लिपरी जो सरफेस होता है, ठीक है, वहां पे क्या होगा, स्लिपरी सरफेस ट्रैक्शन प्लेसिंग द मास ऑफ द डाइवर्ट ट्रेन ओवर द ड्रिवन व्हील्स improves traction on wet, snowy or icy surfaces, improved drivetrain efficiency. The direct connection between engine and transaxle reduce the mass and mechanical inertia. ठीक है, तो जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ज्यादा नहीं लगेगा, और मास जो सामने ही वो करेगा उससे हमको बेटर स्टेबल मिलेगा हमको व्हीकल में। डिसएडवांटेज, लेस टर्निंग रेडियस, द ड्राइव शाफ्ट में लिमिट द अमाउंट बाय विच द फ्रंट व्हील कैन टर्न, मेक द मोर वेट ऑन फ्रंट रिजल्ट इन रैपिड वेयर ऑफ फ्रंट टायर्स। अब जब मोर वेट आएगा फ्रंट में, क्योंकि इंजन भी और ड्राइव भी हमारा दोनों में फ्रंट में है, इसलिए क्या हो जाएगा, जो फ्रंट टायर्स है वो रैपिड वियर होगा उसका, ठीक है, डैमेज जल्दी होगा। फ्रंट व्हील ड्राइव हैज वर्स एक्सेलरेशन देन रियर व्हील ड्राइव विच इज वाई मोस्ट स्पोर्टी, ठीक है, जो स्पोर्ट्सी कार्स होता है वहां पे यूज नहीं होता है क्योंकि एक्सेलरेशन हमको नहीं मिल पाता है। स्टीयरिंग, फ्रंट व्हील ड्राइव वर्सेस रियर व्हील ड्राइव वर्सेस ऑल व्हील ड्राइव। तो ये व्हीकल है फ्रंट व्हील ड्राइव अंडर स्टीयरिंग, ओवर स्टीयरिंग, और ये क्या है हल्का ऑल व्हील ड्राइव। तो ये दोनों में हम लोग डिफरेंस देख सकते हैं, तीनों में, ऑल व्हील ड्राइव, फ्रंट व्हील ड्राइव और रियर व्हील ड्राइव में। ये दोनों का डायग्राम में कंपेयर है अरेंजमेंट्स के, फ्रंट व्हील ड्राइव वर्सेस रियर व्हील ड्राइव। ऊपर का जो है फ्रंट व्हील ड्राइव है और नीचे का जो है रियर व्हील ड्राइव। फिर हम लोग और यहाँ पे एक डायग्राम देखते हैं, रियर इंजन रियर व्हील ड्राइव। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, इंजन दो था फ्रंट में फिट था और ड्राइव दो है फ्रंट और बैक पे दे रहे थे। यहाँ पे एक अरेंजमेंट है रियर इंजन रियर व्हील ड्राइव, मतलब इंजन भी पीछे रहेगा और हमारा जो ड्राइव भी रहेगा पीछे, जो जनरली हैवी व्हीकल्स में यूज किया जाता है। तो बस यहाँ पे एक डायग्राम में देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे देख रहे हैं रियर व्हील ड्राइव है और इंजन भी क्या है, पीछे लगा हुआ है। कार पे भी देख सकते हैं इंजन आपका पीछे ही लगा हुआ है कार पे, और क्या हो जाएगा, जो ड्राइव है वो भी पीछे लगा हुआ है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, वेट ओवर रियर व्हील, इंक्रीज्ड ट्रैक्शन वाइल एक्सेलरेटिंग। तो एक्सेलरेटिंग के टाइम हमको ट्रैक्शन प्रोवाइड होगा, ठीक है। फ्रंट एक्सल कंस्ट्रक्शन इज सिंप्लीफाइड, इससे क्या हो जाएगा, फ्रंट एक्सल को जो कंस्ट्रक्शन होगा वो सिंपल रहेगा, सिंप्लीफाइड रहेगा। अब्सेंस ऑफ प्रोपेलर शाफ्ट, अब क्योंकि हमारा क्या है, इंजन भी पीछे है और ड्राइव भी पीछे है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रोपेलर शाफ्ट की जरूरत नहीं रहेगा। अब्सेंस ऑफ प्रोपेलर शाफ्ट रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ फ्लोर हाइट। प्रोपेलर शाफ्ट जब नहीं रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, जो फ्लोर हाइट है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। प्रोपेलर शाफ्ट के नाम से हमको जो फ्लोर का हाइट है उसको ज्यादा देना पड़ता है, ठीक है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, सेपरेट कूलिंग मैकेनिज्म इज नीडेड फॉर इफेक्टिव कूलिंग ऑफ द इंजन एज द इंजन इज माउंटेड एट रियर। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, सेपरेट कूलिंग मैकेनिज्म देना पड़ेगा इंजन के लिए, क्योंकि इंजन हमारा क्या है, माउंटेड एट रियर साइड है, रियर एक्सल पे माउंटेड है, ठीक है। मोर लोड, अब लोड क्या होगा, जब पीछे लगा इंजन और वो दोनों, तो जो लोड होगा पीछे ज्यादा लगे रियर व्हील पे। मोर लोड ऑन रियर साइड, इससे क्या हो सकता है, बैलेंस जो है बिगड़ सकता है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं ऑल व्हील ड्राइव, ऑल व्हील ड्राइव और हाउ फोर व्हील ड्राइव वर्क्स। तो यहाँ पे ऑल व्हील ड्राइव में क्या क्या है, ट्रांसमिशन है, फ्रंट डिफरेंशियल लगा है, रियर डिफरेंशियल, इसमें दो दो डिफरेंशियल लगे हुए हैं, और आपका इंजन सामने है, ट्रांसमिशन है,
ट्रांसफर के लिए केस लगा हुआ है ट्रांसमिशन सिस्टम में, जहाँ पे आपका गियर अरेंजमेंट है, फ्लाई व्हील है, वो सभी दिया हुआ है, फ्रंट ड्राइव शाफ्ट दिया हुआ है और रियर ड्राइव शाफ्ट। तो ये एक अरेंजमेंट है जो ऑल व्हील ड्राइव है, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं 4 व्हील ड्राइव। ठीक है, तो ये जनरली क्या होता है, जो हैवी जो क्या बोलते हैं मिलिट्री पर्पस में यूज किया जाता है 4 व्हील ड्राइव या ऑल व्हील ड्राइव। अब देख सकते हैं ऑल व्हील ड्राइव या 4 व्हील ड्राइव। ऑल व्हील ड्राइव में क्या है, आपका सेम अरेंजमेंट है, ऑल व्हील ऑलवेज इंगेज्ड सेफ एंड एडवांटेजेस ओवर 4 व्हील ड्राइव। 4 wheels can be engaged only in difficult terrain. In normal conditions, power is given to rear wheels only. तो रियर व्हील्स में ही सप्लाई किया जाता है 4 व्हील ड्राइव में, बट नॉर्मल कंडीशन में डिफिकल्ट जब टेरेन्स होते हैं, क्राइटेरिया होते हैं, तब जाके 4 व्हील में सप्लाई किया जाता है। ये क्या था डिफरेंस बिटवीन ऑल व्हील ड्राइव एंड 4 व्हील ड्राइव। एडवांटेजेस, 4 व्हील ड्राइव इम्प्रूव्स ट्रैक्शन इन डेंजरस ड्राइविंग कंडीशंस। 4 व्हील ड्राइव क्या करता है, इम्प्रूव्स ट्रैक्शन इन डेंजरस ड्राइविंग कंडीशंस सच एज स्नो, आइस, रॉक्स एंड अदर सिनारियोस। जहाँ पे मतलब क्या है, बर्फ है, आइस है और हिल्स एरिया है, वहां पे 4 व्हील ड्राइव क्या ज्यादा इफेक्टिव है। दैट कैन मेक कंट्रोल डिफिकल्ट। By engaging both set of wheels, traction and control improves. Additional weight contributes to better grip on the road. 4-wheel drive is great for use in hills area. Okay, disadvantages. The main disadvantages of 4-wheel drive is added cost for purchasing, maintenance and fuel. तो कॉस्ट करता है, कॉस्ट हमको ज़्यादा देना पड़ेगा परचेज में भी, मेंटेनेंस में भी और फ्यूल के केस में भी। द एक्स्ट्रा इक्विपमेंट डिफरेंशियल ट्रांसफर केस एड्स कॉम्प्लेक्सिटी एंड वेट टू द व्हीकल्स। इसके कारण क्या हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा आपको डिफरेंशियल लगाना पड़ेगा, ट्रांसफर केस लगाना पड़ेगा, जिससे का कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा और बॉडी का वेट भी बढ़ जाएगा। इंक्रीजिंग इनिशियल मार्केट वैल्यू, टायर वियर एंड कॉस्ट ऑफ द रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। इससे क्या हो जाएगा, टायर का वियर, कॉस्ट ऑफ रियर, मेंटेनेंस भी। द एडेड पावर एंड वेट ऑफ 4 व्हील ड्राइव एंड ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम रिक्वायर मोर फ्यूल चाहिए और इससे क्या हो जाएगा, लेस इफिशिएंट हो जाता है। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं, ये था हमारे क्या है आपका चेचिस, टाइप्स ऑफ चेचिस हो गया। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं मटेरियल्स इन ऑटोमोटिव डिजाइन। कौन कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है, तो रिक्वायरमेंट लाइट वेट, कॉस्ट इफेक्टिव, रिसाइकेबल एंड सेफ्टी, कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग इम्पैक्ट एनर्जी एंड पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस। ऐसे यूज किया जाता है जिससे एब्जॉर्बिंग इम्पैक्ट एनर्जी एंड penetration resistance, so that during crash like situation passengers may remain safe. Can be easily saved by using manufacturing process like machining, forming or joining. अब हम लोग देखते हैं कि जो ऑटोमोबाइल्स के जो मटेरियल्स यूज किए जाते हैं उसकी हिस्ट्री क्या क्या है, पहले क्या क्या यूज किया जाता था और उसमें क्या क्या चेंजेस आते गया और अभी क्या चेंजेस किया जा रहा है। द इवोल्यूशन ऑफ द बॉडी एंड चेचिस। तो बिगिनिंग में क्या जाता था, कोचेस स्ट्रक्चर्स अडेप्टेड फॉर इंटरनल कंबशन वुड फ्रेम्स। तो उस टाइम जो स्टार्टिंग में क्या किया जाता था, वुड फ्रेम्स को यूज किया जाता था। देन 1920s के टाइम पे क्या किया था, रिवोल्यूशन इन द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, स्टील एंड एल्युमिनियम शीट्स को यूज किया गया। डेवलपमेंट ऑफ ड्रॉप हैमरिंग एंड पावर हैमरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू। देन 30s एंड 40s में क्या किया गया था, डेवलपमेंट ऑफ स्टैंपिंग टेक्नोलॉजी दैट इनेबल टू फॉर्म सीट इन कॉम्प्लेक्स कर्व्स। तो जो रिजिड शेप है वो चेंज किया गया। तो
तो ये हम लोग देख सकते हैं स्टार्टिंग बिगनिंग से लेके वुड से लेके उसमें स्टील में एल्युमिनियम शीट से लेके यहाँ पे आपका क्या है कॉम्प्लेक्स कर्व के थ्रू क्या किया जाता है उसमें चेंजेस आया है, जिसमें आपका मोनोक्यूब जो चेचिस बॉडी है वो यूज किया जाता है और रिजिड शेप के होते हैं। फिर इसमें और टाइम टू टाइम के नीड के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से और इनोवेशन रिसर्च के हिसाब से टाइम के टाइम इसमें क्या किया गया था, इसके मटेरियल्स में चेंजेस किया गया, किसके बॉडी के या आपके जो ऑटोमोबाइल व्हीकल है उसका। ठीक है, तो उसमें देख सकते हैं उससे क्या जैसे वुड यूज कर रहे हैं तो वुड क्या है उतना पहले वुड किया जा रहा था क्योंकि उस टाइम उतना आइडिया नहीं थे, टेक्निक्स नहीं थे। अब वुड क्या हुआ वो ब्रेकेबल है, ज़्यादा लोड बियर नहीं कर सकता है, इसलिए उनकी जगह में स्टील और एल्युमिनियम हमने यूज करना स्टार्ट किया था। ठीक है, फिर 1950s के एरा में क्या किया गया था, वेरी हाई प्रोडक्शन रेट्स, मास प्रोडक्शन हुआ था वहां पे, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हुआ मास प्रोडक्शन में हुआ था। मास प्रोडक्शन में मतलब कॉस्ट भी क्या हो गया था, कम हो गया था और हाई प्रोडक्शन हुआ था। डिफ्यूजन ऑफ स्टेम्प स्टील अन यूनिबॉडी स्ट्रक्चर, उस टाइम क्या होता है 1950s में जो बना था वो क्या था यूनिबॉडी, सिंगल जो डिजाइन होता है यूनिबॉडी हम लोग जिसको बोलते हैं, सिंगल शेप में जो बनता है। ठीक है, उसमें ज्यादा अरेंजमेंट नहीं होता है, ये कास्टिंग से बनता है यूनिबॉडी स्ट्रक्चर। बिग एंड रैपिड रिजिड एलिमेंट्स इनसाइड द व्हीकल, और उसे क्या कहता है इस टाइम जो कार्स बने थे उसमें बिग एंड रिजिड एलिमेंट्स यूज किया गया था। देन 1960s एक्सटेंसिव यूज ऑफ स्टील यूनिबॉडी स्ट्रक्चर, तो एक्सटेंसिव यूज किया गया था स्टील यूनिबॉडी स्ट्रक्चर का। देन अल्टरनेटिव मटेरियल्स रिसर्च स्टार्टेड, तो आप कंपोजिट मटेरियल्स को या अल्टरनेटिव मटेरियल्स क्या गया था 1960s के टाइम पे क्या गया था अडॉप्ट किया गया और रिसर्च में कंपोजिट मटेरियल के लिए हम लोग जाना चालू कर दिए। अब क्या गया होता है 1960s में हम लोग क्या किया था, फाइबर ग्लास रेनफोर्स प्लास्टिक वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1663-64, तो यहाँ पे क्या गया था जो फाइबर ग्लास को हमने यूज करना चालू किया था 1963 और 1964 के टाइम पे, वहीं पे ये स्टार्ट हुआ था। फिर आगे इसमें और फर्दर आपका स्टडी होते गया, रिसर्च होते गया। फिर 1980s के टाइम में 1980 के दौर में न्यू डिजाइन गोल्स अचीव हुआ। इन्वायरमेंट को अब पहले अभी तक क्या था जो हम लोग इन्वायरमेंट जो है इन्वायरमेंट कंसर्न नहीं था, अब क्या गया इन्वायरमेंट में भी कंसर्न्स किया गया कि इन्वायरमेंट की भी फैक्टर को ध्यान दिया गया। पेसिव सेफ्टी स्टार्टेड टू बी इम्प्रूव्ड, डोर्स रूफ एंड फ्रंट साइड रेनफोर्समेंट, अब यहाँ पे डोर रूफ और जो फ्रंट साइड इस सब चीज को ध्यान दिया गया 1980s के टाइम में। फिर 1990s लाइट वेट मटेरियल यूज किया गया 1990 के दौर में। बॉडी सेल स्टिफनेस एंड रेजिस्टेंस तय हुआ। डिजाइन विथ अब 1990s के एरा में क्या गया था जो प्रोग्राम्ड डिफॉर्मेबल जोन्स क्या है या डिजाइन किया गया प्रोग्रामेबल के थ्रू, ये क्या हो गया था आपका 1990 के दौर में होता। फिर आपका 20s का जो एरा आया 20वीं सदी जिसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, 20वीं सदी में क्या होता वेट रिडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो सबसे पहले तो हमको क्या किया था, अब इफिशियंसी दिया था माइलेज, तो माइलेज के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वेट को हम जितने हो सके रिड्यूस कर सके। ऑप्टिमम प्रोटेक्शन अगेंस्ट साइड इम्पैक्ट, और यहाँ सबसे बड़ा चीज जो ध्यान दिया गया था ऑप्टिमम प्रोटेक्शन अगेंस्ट साइड इम्पैक्ट, साइड इम्पैक्ट के कारण जो मेंबर्स हैं उसको प्रोटेक्शन करने के लिए यूज किया था। न्यू कंस्ट्रक्शन प्रोसेस हुआ गया था और स्टिफनेस बिटवीन कनेक्शन एंड डिक्रीज द वेल्डिंग नीड्स। तो ये क्या था हमारा जो ऑटोमोबाइल के टाइप्स है, व्हीकल के टाइप्स क्या क्या हुआ था।